नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का रेवाड़ी कैंपस के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। सीडीपी अपना विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी और टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा साइकोलॉजी का। यहां से सीटेट में आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों हम इनका यूज करते हैं। ग्रोथ बेटा, चाहे बात ग्रोथ की हो चाहे बात डेवलपमेंट की हो, ये दोनों ही शब्द यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही शब्द पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भाई बड़ी सामान्य बात है, हम किसी भी चीज को देखकर कैसे ऑब्जर्व करके डिसाइड करेंगे कि ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसी आधार पर बता सकते हैं कि आज के दिन जो वर्तमान सिचुएशन है, पास्ट से अगर कंपेयर करें तो पता चलेगा कि वहां से वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो हम कह सकते हैं दोनों ही चीजें नकारात्मक भी हो सकती है और दोनों ही चीजें सकारात्मक भी हो सकती है। यानी कि चाहे वृद्धि हो चाहे विकास, ये दोनों सकारात्मक भी हो सकते हैं और ये दोनों के दोनों नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है कि वृद्धि शारीरिक होती है। जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। जबकि अपने विकास की बात करें तो विकास शारीरिक तो होता ही होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि भी होता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है बेटा फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है और मॉरल भी होता है। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ केवल फिजिकल होती है, जबकि डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल, मॉरल आदि भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, जबकि विकास को महसूस किया जा सकता है। डेवलपमेंट को हम फील कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वृद्धि को हम कह सकते हैं बेटा कि स्ट्रक्चरल होती है। ग्रोथ जो है ग्रोथ स्ट्रक्चरल होती है, यानी संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल होती है ग्रोथ। जबकि आपका विकास फंक्शनल होता है, यानी क्रियात्मक होता है। विकास क्रियात्मक होता है, विकास के अंदर फंक्शन होते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, जबकि वृद्धि के अंदर स्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है, एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वृद्धि जो होती है ना एक निश्चित समय के लिए होती है। जो वृद्धि होती है एक निश्चित टाइम पीरियड तक होती है, जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहेंगे बेटा ये बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, यानी कि विकास न केवल जन्म के बाद ही होता है, बल्कि विकास गर्भ में भी होता है। जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है
तो उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो हम कहेंगे कि विकास जो है गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और ये टिल डेथ यानी वोम टू टोम तक चलता है। आगे बात करते हैं बेटा, जो वृद्धि है, वृद्धि बेटा एक नैरो टर्म है, संकुचित अवस्था है, एक छोटी टर्म है, जबकि विकास वाइड है। हम कहेंगे कि विकास संपूर्णता का सूचक है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपकी ग्रोथ है ना, ग्रोथ एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्ट है डेवलपमेंट का। यानी विकास जो है ना, ये अपने आप में ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, व्यापक है, जबकि ग्रोथ एक लिमिट है, संकुचित है, नैरो टर्म है। इसके बाद बात करते हैं वृद्धि विकास के बिना भी संभव है। बेटा इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वृद्धि पार्ट है विकास का, दूसरी तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि वृद्धि जरूरी नहीं है कि विकास हो तो ही होगी, यानी विकास के बिना भी वृद्धि हो सकती है। आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में आस पड़ोस में ऐसा देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से बड़े हट्टे खट्टे होते हैं, लेकिन बेटा उनका ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाता है या वो स्लो लर्नर होते हैं, तो डेवलपमेंट उनका ना के बराबर भी होता है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। ठीक इसका उल्टा भी हमें देखने को मिलता है। कई बार बच्चे का ना शारीरिक कदकाठी बहुत ही हल्की छोटी रह जाती है, पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है, लेकिन उसका डेवलपमेंट बहुत बेहतर होता है। तो हम कहेंगे कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ये विकास के बिना भी संभव है। सेम वे में आप कह सकते हो विकास भी वृद्धि के बिना संभव है। विकास भी वृद्धि के बिना संभव है। ठीक है, तो ये बातें तो हमने डिस्कस की बेटा, डिफरेंस दोनों के अंदर। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके पेपर में जो पूछी जाती है, विकास के सिद्धांत। यहां से 100% पेपर बनेगा भाई। यहां से जो पेपर में आपका क्वेश्चन बनने वाला है 100% यहां से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। फिर चाहे वो पेपर बेटा सी टेट का हो, चाहे वो एच टेट का हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम यूपी टेट हो, या फिर केवीएस हो, DSSS हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा, निरंतर अर्थात विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी नहीं रुकता और यह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, एग्जाम में बेटा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, तो सही पॉइंट नहीं है। सही क्या रहेगा? गर्भावस्था से मृत्यु तक। अब बेटा निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी चीज के अंदर समय के साथ साथ जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उस परिवर्तन का कारण है निरंतरता का सिद्धांत। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई बच्चा है रोहित, कहते बेटा रोहित 2 साल का है और रोता बहुत है, लेकिन जब यही रोहित 3 साल का हो जाता है तो ये रोता नहीं है। यानी जो बच्चा रो रहा था 2 साल का, लेकिन 3 साल का होने पर नहीं रो रहा है। यानी समय के साथ उसके अंदर हम देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। आप दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कि श्याम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, परंतु कुछ समय बाद श्याम इसी कार्य को 4 दिन में करने लग जाता है। तो बेटा ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? निरंतरता के सिद्धांत के कारण। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, जब एक ही चीज की तुलना, जब एक ही चीज की तुलना अलग अलग समय पर की जाए, जब एक ही चीज की तुलना अलग अलग समय पर की जाए, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज में आता है? द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई।
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बेटा व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या अभिप्राय है कि दुनिया में कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन जैसा नहीं है। आप अपने भाई के जैसे नहीं हो सकते, आपका भाई आपके जैसा नहीं हो सकता, आप किसी नरेंद्र मोदी के जैसे नहीं हो सकते और नरेंद्र मोदी आपके जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईच पर्सन हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये बड़ी सामान्य बात है कि बेटा आप मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता। सबके अंदर अपनी यूनिक क्वालिटीज होती है, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो हम कहेंगे सर एक व्यक्ति है राम जो किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन एक व्यक्ति है मोहित, वो इस कार्य को 2 दिन में कर देता है। तो भाई ऐसा क्या कारण है कि राम उसी काम को करने में 5 दिन का समय ले रहा है, जबकि मोहित उस काम को करने में केवल 2 दिन ही ले रहा है। तो हम कहेंगे सर ये जो अंतर है दोनों में, ये है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बड़ी सामान्य सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करना, अलग अलग व्यक्तियों की तुलना करना, तो बेटा ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जबकि पिछला हमने पॉइंट पढ़ा था बेटा निरंतरता का सिद्धांत, तो उसमें पढ़ा था एक ही व्यक्ति की तुलना अलग अलग समय पर करना। तो जब एक ही कोई चीज हो, उन दोनों में अगर हम अंतर देख पा रहे हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है और फिर उनमें हम अंतर देख पा रहे हैं तो उसे कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। तीसरा हम सिद्धांत पढ़ते हैं द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी हम कहेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। क्योंकि बेटा इस सिद्धांत को ना एग्जामिनर दूसरे तरीके से घुमा के भी पूछता है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड नर्चर, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड नर्चर, प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत, प्रकृति एवं पोषण का सिद्धांत। अब देखो समझे बेटा वंशानुक्रम का मतलब क्या है, यानी वो चीजें जो हमें बाय बर्थ मिली है, हमने उनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना, वो हमें गिफ्टेड चीजें हैं, उनके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करनी, किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना, बल्कि वो सीधा हमें ट्रांसफर मिला है जीन्स के रूप में, है ना। कुछ चीजें जो हम पेरेंट्स से लेकर पैदा होते हैं उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसी चीज को बेटा नेचर भी कहा जाता है, यानी प्रकृति ने जो चीजें हमें गिफ्ट के रूप में दी है जबकि हमने उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया है, तो इसीलिए हेरिडिटी का एक दूसरा नाम है नेचर। अब बेटा एनवायरमेंट की बात आती है तो यानी जन्म लेने के बाद की बात है। जब बच्चा जन्म लेने के बाद एनवायरमेंट में आता है, जो कुछ भी देखता है सुनता है समझता है, उससे जो उसका डेवलपमेंट होता है, इट मीन्स वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो बेटा इसी का दूसरा नाम है नेचर यानी पोषण। अब देखो यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझेंगे। बेटा ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास, तो बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के गुणनफल का परिणाम है, गुणनफल का परिणाम है, योगफल का नहीं,
योगफल का नहीं। यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हम उस डेवलपमेंट के लिए अकेले ये नहीं कह सकते थे कि हेरिडिटी फैक्टर जिम्मेवार है या केवल एनवायरमेंट फैक्टर जिम्मेवार है। नहीं बेटा, दोनों का ही प्रोडक्शन होता है, दोनों का ही जो प्रोडक्शन रिजल्ट निकल के आता है उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अब देखो यहां से बहुत ही जरूरी चीज जो समझने वाली है वो ये है बेटा, जो वंशानुक्रम होता है ना, वंशानुक्रम, ये बच्चे के लिए एक सीमा निर्धारित कर देता है। बड़े काम का पॉइंट है, ध्यान से समझना कि जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी, ये बच्चे को बांध देती है, एक सीमा, एक लिमिट सेट कर देती है। लेकिन इस सीमा में रहकर, भाई हमने मान लेते हैं कोई ए नाम का बच्चा है, इसको बाई बर्थ ये ग्राउंड मिला, इतनी लिमिट है, तो इस सीमा में रहकर ही बच्चा वातावरण से सीखता है। इस सीमा में रहकर, यानी कि हम कहेंगे बेटा जो लिमिट सेट कर दी गई बाई बर्थ, बच्चा कभी भी उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, अनलिमिटेड सीख सकता है एनवायरमेंट में। लेकिन जो आप कहोगे सर ये चार दीवारी बना दी गई, इस चार दीवारी से कभी भी बच्चा बाहर नहीं निकलता। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देंगे। देखो भाई, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेटा, एक एग्जांपल मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है उसने 2 घंटा स्टडी किया, और एक बच्चा है जो 4 घंटे स्टडी करता है, लेकिन 4 घंटा स्टडी करने के बाद भी वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता जो बच्चा 2 घंटे करके स्टडी उस लेवल पर पहुंच जाता है। काफी बार हमने देखा है ना भाई, देखने को मिलता है कि फला बच्चा तो पूरे दिन खेलता रहता है, लेकिन शाम को बस 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, उसी से ही उसने इतने अच्छे से स्टडी कर लिया कि जो कुछ एग्जाम में आने वाला है उसको इजीली क्रैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो ए बच्चा है, हमने मान लिया एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, ए बच्चे को अपने पेरेंट्स से इतना मिला, लेकिन बी बच्चे को अपने पेरेंट्स से इतना मिला। तो हम यहां देख रहे हैं भाई, हेरिडिटी स्ट्रॉन्ग किसकी है, हेरिडिटी तो ए की स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स के द्वारा जो बेटा इसको चीज मिली है वो चीज ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बेहतर है बजाय बी के। अब सामान्य सी बात है बेटा, जब ए की हेरिडिटी स्ट्रॉन्ग है तो यही संभावना रहती है कि ए ज्यादा जल्दी किसी भी चीज को सीखेगा बजाय बी के। अब मान लीजिए दोनों ही एनवायरमेंट में आ गए, अब बेटा एनवायरमेंट में ये जो 2 घंटे में काम कर सकता है वही काम हो सकता है बी 3 घंटे में भी ना कर पाए, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी कभी भी ए को नहीं पकड़ सकता, पकड़ सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि बेटा बी कंटिन्यू मेहनत करे और ए मेहनत करना कम कर दे। यदि ए भी कंटिन्यू मेहनत करता है और बी भी कंटिन्यू मेहनत करता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बेटा बी कभी भी ए को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हेरिडिटी फैक्टर बहुत ही मजबूत है। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान दे बेटा। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने एक बाइक ले ली स्प्लेंडर, ठीक है, और बी नाम के व्यक्ति ने एक बाइक ले ली, एक बुलेट ले लिया, एक बुलेट ले लिया, ठीक है। तो बड़ी सामान्य सी बात है भाई, दोनों में से मैन्युफैक्चर रूप से स्ट्रॉन्ग कौन है? बुलेट, क्योंकि इस पर आपको सिंपल सी बात दिखाई दे रहा है बेटा, ज्यादा लागत लगी हुई है, तो ये चीज ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग है बजाय स्प्लेंडर के। तो ये बड़ी ही सामान्य बात है कि बेटा जब दोनों की दौड़ने की बात आएगी, चलने की बात आएगी या वेट की बात आएगी रखने की, तो सबको बड़ी सामान्य नजर आ रहा है कि बेटा जो बुलेट है वो स्प्लेंडर से काफी स्ट्रॉन्ग है, उससे आगे निकल जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा ये मैन्युफैक्चर मजबूत है। ये क्या है? मैन्युफैक्चर मजबूत है। अब देखो ये दोनों
व्यक्ति घर ले आए अपने अपने साधन को। अब ए व्यक्ति बेहतर मेंटेन करता है अपनी बाइक का, बी व्यक्ति भी बेहतर तरीके से रख रखाव रखता है, इसका फ्यूल वगैरह सब बड़ा टाइम टू टाइम रखता है, ठीक है, रिपेयरिंग वगैरह या जो भी कुछ भी XYZ सर्विस की जरूरत है बड़ा ध्यान से इसका केयर टेकिंग हो रही है। तो हम बड़ा सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि बुलेट कभी भी पकड़ में नहीं आएगा स्प्लेंडर के। हाँ, एक कंडीशन है कि स्प्लेंडर बुलेट को बीट कर सकती है, कब? जब बुलेट का जो मालिक है ये इसकी बिल्कुल भी मरम्मत ना कराए, इसको टाइम पे ध्यान ना दे, ना फ्यूल वगैरह रखे, तो एक टाइम पे ये थोड़ी सी जर्जर हो जाएगी, है ना। लेकिन ए व्यक्ति जो है स्प्लेंडर की केयर करेगा तो बेटा फिर स्प्लेंडर आगे निकल जाएगी। लेकिन इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यदि दोनों ही बेहतर तरीके से मेंटेन रखते हैं अपने साधन को तो बी कभी भी पकड़ में नहीं आएगा ए के, यानी बुलेट कभी भी पकड़ में नहीं आएगी स्प्लेंडर के। तो सेम वे में वही बात थी बेटा कि जो यहां पर हम कह रहे हैं स्प्लेंडर के कंपैरिजन में बुलेट मजबूत है बाय मैन्युफैक्चर, सेम वे में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो हेरिडिटी फैक्टर भी मैटर करता है। जिस बच्चे का हेरिडिटी फैक्टर स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा कभी भी पकड़ में नहीं आएगा एनवायरमेंट में, यदि वो अच्छे से मेहनत करता है तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, फोर्थ पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। चक्रीय प्रगति का सिद्धांत भाई क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि बेटा विकास जो है ना, विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। देखो बेटा सामने देखो, मैं एक कर्व बनाता हूं, आप समझिए। जैसे यहां पर तो बेटा हो गया टाइम, ठीक है, ये टाइम हो गया, और यहां पर ये हो गया डेवलपमेंट, विकास, ये हो गया डेवलपमेंट। तो विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, क्योंकि ये वाला कर्व, ये जो वक्र है हमें क्या दिखा रहा है कि भाई जितना समय आपने लिया उतना ही आपने डेवलपमेंट किया। इट मींस ये तो ये हो गया, जितना समय चल रहा है आगे उतना ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो कभी भी समान गति से व्यक्ति नहीं सीखता है, कभी भी बच्चे का डेवलपमेंट समान गति से नहीं होता है। तो हम कहेंगे ये कर्व रोंग है। जो इसका बेटा राइट कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यानी विकास घटता बढ़ता रहता है, कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं आगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।